प्यार तूने क्या किया अंतिम भाग। वही एक फार्म हाउस में अहम, सीमा और भैरव हॉल में बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। अहम, एक बार फिर हम अपने मकसद में नाकामयाब हो गए। मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भैरव, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। आखिर क्यों हम हर बार नाकामयाब होते हैं। अहम, और अब तो सारी प्रॉपर्टी उस आदित्य को मिल गई। सीमा, अभी भी हमारे पास मौका है क्योंकि आदित्य ने सारी प्रॉपर्टी निकिता के नाम पर कर दी है। अगर हम उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करा ले तो कैसा रहेगा। अहम खुश होकर, वाह क्या खबर सुनाई है माँ आपने। अब हम अपने सबसे बड़े हथियार और उस ठाकुर और उसके बेटे की कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे। आखिर हमने उसे इतने सालों तक संभाल कर जो रखा है। सीमा हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजकुमारी की शादी किससे हुई है। उदयपुर रियासत के हुक्म तो तुम ही बनोगे। अहम, नहीं माँ, मुझे उससे शादी करनी है क्योंकि मैं उस आदित्य के चेहरे पर वो दर्द और तड़प देखना चाहता हूँ जो प्रिया के मरने के बाद मेरे चेहरे पर थी। सीमा, लेकिन वो शादीशुदा है। अहम, तो तलाक भी तो हो सकता है ना माँ। आप बस अपनी सौतन का अच्छे से ध्यान रखना। भैरव, चलो देखकर आते हैं कि महारानी की मिजाज कैसे है। अंडरग्राउंड रूम में उस अंधेरे से भरे कमरे में कोई बेहोश पड़ा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि निकिता की माँ जैस्मिन जी ही थी। तभी वहां पर वो तीनों आ जाते हैं। अहम रूम की लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही जैस्मीन जी अपनी आंखों पर हाथ रख लेती हैं क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि वहां की सारी लाइट्स ऑन हो। वो सामने देखती है तो वो तीनों उन्हें देखकर मुस्करा रहे थे। सीमा, ओ गॉड जैस्मीन, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो। क्या मेरे आदमी तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहे है। जैस्मीन जी बहुत कमजोर हो गई थी। वो कांपते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो। सीमा, अरे मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताने आई थी और तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। चलो छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी हमें मिल गई है और तुम्हें पता है वो एकदम तुम्हारे जैसी है, खूबसूरत और इंटेलिजेंट। अपनी बेटी के बारे में सुनकर वह बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आखिर इतने सालों के बाद उन्हें अपनी बेटी की खबर जो मिल रही थी। वह पूछती हैं, वह ठीक तो है ना, और क्या वह ठाकुर सा के साथ रहती है। भैरव, रहती तो है लेकिन वो उनसे नफरत करती है। लेकिन उसने शादी कर ली है और उसकी बेटियां भी हैं। अपनी बेटी के बारे में सुनकर जैस्मीन जी बहुत इमोशन हो जाती है और फिर अपने आंसू पोंछते हुए हंसते हुए बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी कभी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी और तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। भैरव उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके बालों को कसकर पकड़कर बोलता है, हमारा सपना तो पूरा होकर ही रहेगा और उसका जरिया बनोगी तुम। जैस्मीन, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अहम, आप बस देखती जाइए होने वाली सासू माँ, मैं कैसे आपके ठाकुर सा के पूरे वंश का खात्मा करता हूँ। वह तीनों वहां से चले जाते हैं और जैस्मिन जी अपनी बेबसी पर रोने लगती हैं। ऐसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था। निकिता अभी भी ठाकुर सर से बात नहीं करती थी और अब पूरी प्रॉपर्टी भी निकिता के नाम पर हो चुकी थे जिसका अहम को इंतजार था। निकिता रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। आदित्य पहले ही ऑफिस जा चुका था और अब उस पर दुखने जिम्मेदारी थी क्योंकि अब वह ठाकुर इंडस्ट्रीज को भी संभालता था। यह ठाकुर सा की इच्छा थी। निकिता ने अभी तक उन्हें यह नहीं बताया था कि वह एक कंपनी की सीईओ है। निकिता रोज की तरह है रेडी होकर ऑफिस जा रही थी। किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की वजह से आदित्य 3 दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया था। वह अपनी कार में बैठने वाली होती है कि तभी अहम उसके पास आ जाता है और बोलता है, राजकुमारी जी, आप हमें हमेशा इग्नोर क्यों करती रहती हैं। निकिता, हम आपको इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना ही आप पसंद है
और ना ही आपकी ये सड़ी हुई शक्ल, जिस पर हमेशा कुटिलता ही दिखाई देती है। उसके बाद सुनकर अहम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा काफी चालाक है आप, इसीलिए तो जो चीज आज तक आपके डैड नहीं देख पाए वह आपने देख ली। लेकिन क्या फायदा जब आपके बाप आप पर भरोसा ही नहीं करते। निकिता, थैंक यू, आज आपने हमें एक नई चीज बता दी कि हमारे डैड हम पर भरोसा नहीं करते। अगर अब आपकी बकवास हो गई हो तो क्या हम यहाँ से जाएं? वह क्या है, ना हम आपकी तरह फ्री नहीं रहते और ना ही हमें आपकी तरह दूसरों के पैसों पर पलने का शौक है। उसके बाद सुनकर अहम अपन गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके कार के बोनट पर अपना हाथ पटकते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? निकिता हंसते हुए, आ गए ना अपनी औकात पर। अब मतलब की बात करो। अहम उसके कान में, सुना है कि तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी नहीं मिली थी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जिंदा हो? उसकी बात सुनकर निकिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अहम उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मुस्कुरा देता है और बोलता है, चलो तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। वो उसकी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और निकिता को कार में बैठने का इशारा करता है। निकिता कुछ सोचकर कार में बैठ जाती है। अहम मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर देता है और कुछ देर के बाद उसके कार एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुकती है। निकिता, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? अहम, क्यों, राजकुमारी को डर लग रहा है? निकिता उसे घूरते हुए, मुद्दे की बात पर आओ वरना। अहम, ओह मैं तो डर गया। हाँ हाँ हाँ, फिर एकदम सीरियस होकर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम आदित्य से प्यार नहीं करती और तुम्हारा तलाक भी ही चुका है। ये सुनकर निकिता हैरान हो जाती है और उसे हैरान देखकर उसे 2 दिन पहले की बात याद आती है कि उसने गलती से नील को बातें करते हुए सुन लिया था, जो आशी से बता रहा था कि फाइनली आदित्य और निकिता के बीच सब ठीक हो रहा है। निकिता, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और आदित्य, मेरे बीच क्या चल रहा है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? भूल जाओ, कभी नहीं। अहम तिरछा मुस्कुराते हुए, अगर बात तुम्हारी माँ की जिंदगी की हो तब भी नहीं। ये सुनकर निकिता गुस्से से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी झूठी बातों में आ जाऊंगी? तभी अहम अपने फोन में उसे एक वीडियो प्ले करके देता है जिसमें जैस्मीन जी उस अंडरग्राउंड रूम में पड़ी हुई थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर निकिता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। निकिता अहम का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोगों ने ये कैसे किया? मेरी मम्मा तो उस ब्लास्ट में। अहम मुस्कुराते हुए, नहीं, वह ब्लास्ट में नहीं मरी थी, हमने उन्हें पहले ही वहां से निकाल लिया था। वह ब्लास्ट तो तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए हुआ था कि वह मर चुकी हैं। निकिता गुस्से से, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? अहम, बहुत कुछ। उन्होंने मेरी माँ का हक छीना और अगर वह उस दिन तुम्हें लेकर ना जाती तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती। निकिता, तुम लोगों ने सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए इतना घटिया खेल खेला? अहम, हम हंसते हुए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बेबी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे जो चाहिए होता है वह मैं पा लेता हूँ किसी भी कीमत पर। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहती हो, अपनी माँ या आदित्य? निकिता, तुम्हें प्रॉपर्टी ही चाहिए ना, तो वह मैं तुम्हें ऐसे भी देने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है? अहम अपने दांत पीसते हुए, क्योंकि मैं उस आदित्य को टूटते हुए देखना चाहता हूँ। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया, अब मैं भी उसे वैसे ही तड़पता और रोता हुआ देखना चाहता हूँ जैसे एक समय पर मैं रोया था। जैसे उसने मुझसे मेरा प्यार छीना वैसे कि मैं उससे उसका प्यार छीन लूंगा। निकिता गुस्से से,
तुम पागल हो गए हो। आदित्य ने प्रिया को नहीं मारा था, बल्कि वह प्रिया थी जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आदित्य को सेड्यूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसने उसे ड्रग्स भी दिया था। अहम उसे पीछे धक्का देकर उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, खबरदार, अगर तुमने मेरी प्रिया के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। मुझे अच्छे से पता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और वह मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। निकिता हंसते हुए, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह एक गोल्डडिगर थी जिसे बस एक अमीर लड़का चाहिए था। उसकी बात सुनकर अहम गुस्से से उसके गले पर और जोर से दबाने लगता है, जिससे निकिता को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। निकिता उसके पैरों के बीच में एक किक मारती है, जिससे अहम दर्द से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। निकिता अपनी गन निकालकर उसके सिर पर तान देती है और बोलती है, अपनी माँ को तो मैं ही लूंगी, लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। अहम मुस्कुराते हुए, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ मारी जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। निकिता उसे छोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। अहम अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालकर उसे देता है और बोलता है, आज दोपहर तक तुम्हारा पति वापस आ जाएगा तो उससे इन पर साइन ले लेना, और आज शाम को ही तुम ठाकुर सा से हमारी शादी की बात करोगी और 2 दिन के बाद हमारी शादी होगी। वह क्या है ना, पंडित जी ने कहा है कि उस दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। उसकी बात सुनकर निकिता अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे देखने लगती है, लेकिन वह इस वक्त खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वह चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है। उसे ऐसे देखकर अहम शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगता है और खुद कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। निकिता ऑफिस जाने के बजाय घर आ जाती है, क्योंकि उसे शांति से बैठकर इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। उसे जल्दी आता देख ठाकुर सा पूछते हैं, प्रिंसेस, आप तो ऑफिस गए थे ना, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, और वह भी अहम के साथ। लेकिन निकिता उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। तो अहम बोलता है, सब ठीक है ठाकुर सा, आप चिंता मत कीजिए। वह क्या है ना, मेरी और आपकी बेटी की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, और इसीलिए हम अपनी दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए थे। निकिता काफी थक गई थी, तो आज वो ऑफिस नहीं गई। इतना बोलकर वह भी अपने रूम की तरफ चला जाता है, और वहीं ठाकुर सा को उनकी बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि वह जानते थे कि निकिता और आदित्य दोनों ही हमको बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ घंटे बाद निकिता अपने रूम में बैठकर बहुत गहराई से कुछ सोच रही थी। उसे यह भी महसूस नहीं हुआ था कि कोई उसके रूम में आ चुका है। वह अभी अपने ख्यालों में खोई थी कि उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ में महसूस होते हैं, जिससे वह चौंककर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि आदित्य बहुत प्यार से उसे देख रहा था। एक बार को उसके दिमाग में आता है कि वह आदित्य को सब कुछ बता दें, लेकिन दूसरे पल उसे याद आता है कि अहम ने कहा था कि अगर डाइवोर्स पेपर पर साइन लेने से पहले उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसके मां को मार देगा। निकिता को याद आता है कि जब अहम ने उससे सारी बात बताई थी, तब उसने वह वॉच नहीं पहनी हुई थी जिसमें आदित्य ने वॉइस रिकॉर्डर लगाया था। वह आदित्य को कुछ ना बताने का डिसाइड करती हैं। निकिता की नज़र बेड पर रखे डाइवोर्स पेपर की तरफ जाती है, और वो गहरी सांस लेकर आदित्य को खुद से दूर धकेल देती है, जिससे आदित्य हैरान हो जाता है। आदित्य उसके पास आकर, क्या हुआ निकिता, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? अगर तुम इसलिए गुस्सा होकर मैं 3 दिन बोलकर 4 दिन के लिए वहां रुक गया तो प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन काम बहुत ज्यादा था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। निकिता तो
मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं जाना कि तुम क्यों नहीं आ पाए और ना ही मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट है। आदित्य, क्या हुआ? तुम इतना रूड क्यों हो रही हो? निकिता बेड के पास आकर पेपर्स उठाती है और उसे देकर बोलती है, इन पर साइन करो। आदित्य जैसे ही वो पेपर्स देखता है तो हैरान रह जाता है। उसे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। कुछ दिन पहले तक तो सब सही था, फिर आज निकिता अचानक से डाइवोर्स क्यों मांग रही है? आदित्य को ऐसे देख निकिता को बुरा लगता है, लेकिन वह खुद पर कंट्रोल करते हुए बोलती है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मेरी हेल्प करें उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अगर तुम यह सोचते हो कि मैं यह भूल जाऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो तुम बहुत गलत हो। मैं कभी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी जिससे मेरा रेप किया हो। उसकी बात सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हैं। वह बोलता है, निकिता बस बहुत हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की? निकिता, तुम यह सब मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मुझे तुमसे तलाश चाहिए अभी और इसी वक्त। जल्दी से इन पेपर पर साइन करो और मुझे उस मुझसे आज़ाद करो। रूम का गेट खुला होने के का वजह से आवाज़ बाहर तक जा रही थी, जिसे सुनकर रेखा जी, राघव, अहम, ठाकुर सा, भैरव और सीमा जी वह आ जाते हैं। रेखा जी, क्या हुआ? आप लोग ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आदित्य खुद को शांत करके, हमारी वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर जाइए क्योंकि अभी मुझे अपनी पत्नी से कुछ पर्सनल बातें करनी है। सी निकिता उन्हें रोकते हुए, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ठाकुर सा, क्या हुआ है? प्रिंसेस, आप इतना गुस्सा क्यों है और आप लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? आदित्य उन लोगों को डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए, इसे मुझसे तलाक चाहिए। यह सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन अहम, सीमा जी और भैरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती हैं। ठाकुर सा हैरान होते हुए, आप क्या कर रही हैं? प्रिंसेस, आपको जमाई सा से तलाक क्यों चाहिए? वह तो आपका कितना ध्यान रखते हैं और आपका रिश्ता भी कितना अच्छा है। निकिता चिल्लाते हुए, मुझे आपसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है हुकुम सा, और आप जानना चाहते हैं ना कि मुझे इससे तलाक क्यों चाहिए? तो सुनिए, इन्होंने भी मेरे साथ वही किया जो आपने मेरे माँ के साथ किया था। आपने मेरी माँ के कैरेक्टर सवाल उठाए और उन्हें छोड़ दिया, और इस आदमी ने भी मेरे साथ नहीं किया था। 6 साल पहले इसने मुझे छोड़ दिया था और फिर पता नहीं क्यों इसे मुझसे फिर से प्यार होने लगा। मैं तो इसे अपना पति मानते भी नहीं, लेकिन ना हमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला, लेकिन अब मुझे अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा है। इससे बेहतर तो यह अहम ही है, उसमें कितने सालों तक मेरा इंतजार किया है। यह सुनकर राघव जी बोलते हैं, आप क्या बोल रही हैं राजकुमारी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको पता है ना कि यह आदमी। निकिता उनकी बातें बीच में काटकर, मिस्टर राघव सिंह, आप ठाकुर सा के असिस्टेंट हैं ना, तो वही बनकर रहिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, या मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर राघव जी स्पीचलेस हो जाते हैं और वही सीमा जी तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। ठाकुर सा कुछ बोलते उसे पहले आदित्य उससे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना मैं बच्चों को तुमसे छीन लूंगा। उसकी बात सुनकर तो निकिता का दिल टूट गया था, लेकिन वह खुद को मजबूत करके बोलती है, वह तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि बच्चे किसके साथ रहेंगे। पहले तो इन पेपर पर साइन करो। आदित्य उसके हाथ से पेपर लेकर तुरंत साइन कर देता है। निकिता बोलती हैं, ठाकुर सा, मुझे पहली बार आपका कोई फैसला सही लगा। आपने मेरे लिए सही इंसान को चुना था
और अब तक मुझे भी यह पता चल चुका है कि अहम मुझसे कितना प्यार करता है, इसीलिए मैं जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मुझे बच्चों को अपने पास रखना है तो किसी ना किसी से शादी तो करनी पड़ेगी। सीमा जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ यह जानकर कि तुम मेरी बहू बनोगी। मुझे तो पहले से ये आदित्य कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन आज तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी और अहम की शादी जल्द से जल्द होगी। आज से 2 दिन के बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो हम उसमें शादी करा सकते हैं। निकिता, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार हूँ। यह सुनकर खुश अहम और सीमा जी खुश हो जाते हैं। आदित्य गुस्से से घर से बाहर चला जाता है और उसके पीछे राघव जी और रेखा जी भी चले जाते हैं। ठाकुर सा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। जिस आदमी को वो इतना अच्छा मानते थे, उसने उनकी बेटी के साथ गलत किया। उसके जाने के बाद अहम मुस्कुराकर बोलता है, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। निकिता, गुस्से से बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, तो तुम अब मेरी माँ को छोड़ दो। अहम, इतनी भी जल्दी क्या है? जैसे ही हमारे फेरे पूरे होंगे, तुम्हारी माँ और मेरी सासू माँ घर पहुंच जाएंगी। लेकिन तब तक कोई चालाकी मत करना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके पीछे ही सीमा और भैरव मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। निकिता गेट बंद करके जोरों से रोने लगाती है। इस वक्त उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी मां को बचाने के लिए वो हर दर्द बर्दाश्त करने को तैयार थी। वही आदित्य जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, सब समझ जाते हैं कि आज उनके बॉस के अंदर का सोया हुआ शैतान जाग चुका है। आदित्य अपने कैबिनेट के तरफ जाता है। तभी उसकी नजर नील पर पड़ जाती है, जो आशी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। आदित्य गुस्से से चिल्लाता है, मिस्टर नील, क्या आप ऑफिस में पंचायत करने आते हैं? अगर हाँ, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और मिस आशी, मैं आपको काम करने के पैसे देता हूँ, बातें करने के नहीं। तो गेट बैक टू योर वर्क और नेट से मेरे केबिन में मिलो। आकर उसे इतने गुस्से में देखकर नील और आशी दोनों ही डर जाते हैं। आशी नील से, बॉस आज इतने गुस्से में क्यों है? बहुत समय के बाद मैंने इन्हें गुस्से में देखा है। नील, पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बड़ी बात है। आशी अपने केबिन में चली जाती है, तो वहीं नील भी भगवान को याद करते हुए आदित्य के कैबिन की तरफ। वो जैसे ही कैबिन का डोर ओपन करता है, एक उड़ती हुई फाइल उसके माथे पर आकर लगती है। नील अपना सिर सहलाते हुए, बॉस आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या आपकी मैडम के साथ लड़ाई हुई है? निकिता का जिक्र सुनकर आदित्य को डोट थोड़ी देर पहले जो हुआ सब याद आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है, वो तुम्हारी मैडम नहीं है, वो मेरी एक्स वाइफ है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाइफ। ये सुनकर नील चौंक जाता है और बोलता है, बॉस, अगर आपका मैडम के साथ झगड़ा हुआ है तो आपको शांति से सुलझाइए। ऐसे पुरानी बातें दोहराने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। आदित्य, तुम्हें मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आज फाइनली हमारा डाइवोर्स हो गया। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे कभी भी मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ नहीं करेगी और उसे मुझसे डाइवोर्स चाहिए, यहाँ तक कि उसने पहले से ही डाइवोर्स पेपर बनवा कर रखे थे। ये सुनकर नील पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आदित्य की जलती निगाहों को देखकर चुप रहना ही बेहतर समझता है और केबिन से बाहर जाकर सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जिसे सुनकर जिया, विधि, रोहित, निखिल, आशी और राधिका यह सब हैरान हो जाते हैं। नील यह बात बच्चों से छिपाने के लिए भी बोलता है।
यह खबर सुनकर राधिका तुरंत आदित्य से बात करने के लिए फोन करती हैं। लेकिन आदित्य उससे बात करने से मना कर देता है और अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। वही बाकी सब ठाकुर मेंशन चले जाते हैं और निकिता से इस बारे में बात करते हैं। लेकिन निकिता बात करना ही नहीं चाहती थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अब अहम से ही शादी करेगी। उसने बच्चों को यह सब बताने से मना किया था क्योंकि वह बच्चों को ट्रिप से आने के बाद खुद इस बारे में बताने वाली थी। सब के सब परेशान हो चुके थे। निकिता अपने सोर्सेज से अपनी मां के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला था। आदित्य ने तो अब ठाकुर मिशन आना ही छोड़ चुका था। निकिता भी काफी परेशान थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वही उसे ऐसे देखकर अहम, भैरव और सीमा जी तीनों ही बहुत खुश थे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और फाइनली शादी का दिन आ जाता है। इस शादी में सिर्फ घर के मेंबर्स और निकिता, अहम के दोस्त ही शामिल थे। पूरा ठाकुर मानसून दुल्हन की तरह सजा हुआ था, लेकिन कमरे में बैठी दुल्हन के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मेकअप आर्टिस्ट उसके मेकअप में लगी हुई थी। निकिता अपना फोन लेकर अपने दोस्तों को कॉल करने लगती है, लेकिन कोई भी उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था। तभी उसके रूम में अहम और सीमा जी आ जाते हैं। सीमा जी मेकअप आर्टिस्ट को कमरे से बाहर भेज देती हैं और निकिता की नज़र उतारते हुए बोलते हैं, हाय कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहू, एकदम अपनी माँ की कार्बन कॉपी। वह भी दुल्हन बनी ऐसे ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन देखो उनका क्या हाल हुआ। अपनी माँ का जिक्र आते ही निकिता और उन पर चिल्लाते हुए बोलती हैं, आप लोगों की बात मानकर मैं शादी करने को तैयार तो हो गई, लेकिन आपने अभी तक मुझे मेरी माँ से नहीं मिलाया। अगर आज आपने मुझे मेरी माँ से नहीं मिलाया तो इस दुनिया में आपका आखिरी दिन होगा। अहम उसे अपने फोन में जैस्मीन जी का वीडियो दिखाते हुए बोलता है, ये देखो तुम्हारी माँ एकदम सही सलामत है और कुछ ही घंटों में तुम्हारे सामने होंगी। इसलिए गुस्सा थूको और अच्छी दुल्हन की तरफ स्माइल करो, क्योंकि कुछ ही देर में तुम मिस निकिता ठाकुर से मिसेस निकिता अहम राजपूत बनने वाली हो। उसकी बात सुनकर निकिता गुस्से से अपनी मूर्तियां बना लेती है। भैरव भांजे, मुहूर्त का समय हो रहा है, चलो मैं तुम्हारा सेहरा बांध दूं। आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतने बरसों का हमारा इंतजार पूरा हुआ। अहम मुस्कुराते हुए भैरव के साथ चला जाता है। कुछ ही देर के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। अहम सेहरा बांधकर मंडप में आ जाता है। पंडित जी बाकी की रस्में कराने लगते हैं। कुछ देर के बाद वह ठाकुर सा से बोलते हैं, ठाकुर सा आप राजकुमारी जी को बुलाइए। ठाकुर सा हाँ में सिर हिलाकर निकिता के रूम की तरफ चले जाता है, जहां निकिता उदास से बैठी हुई थी। वो उसके पास आकर बोलते हैं, आप उदास क्यों है प्रिंसेस? निकिता हंसते हुए, आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर ठाकुर, मेरी हर उदासी के पीछे का सबसे बड़ा कारण सिर्फ आप हैं। उसकी बात सुनकर ठाकुर सा की पलकें नम हो जाती हैं। वह मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करते हैं और बोलते हैं, आज से आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं और मुझे विश्वास है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होगा। निकिता, मुझे पता है इस पर हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा, जिसकी नींव भरोसा और प्यार होगी। उसकी बात सुनकर ठाकुर सा को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। वह उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ ले जाने लगते हैं। उसकी बात सुनकर ठाकुर सा को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। वह उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ ले जाने लगते हैं। वो उसको अहम के बगल में बिठा देते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण शुरू कर देते हैं।
निकिता अपने सामने बैठे निखिल, रोहित, अखिल, जिया, विधि और आशी को देखती है, जो उसे अभी भी बेरुखी से देख रहे थे। ये देखकर वो अपनी नजरें चुराने लगती है। पंडित जी उन्हें फेरों के लिए खड़ा होने को कहते हैं। वो दोनों फेरे लेने लगते हैं। निकिता सीमा की को देखकर इशारे से अपनी माँ के बारे में पूछती है। सीमा जी उससे शांत रहने को कहती हैं। फेरे पूरे हो जाने के बाद वह दोनों आपकी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी अहम को निकिता की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। अहम उसके मांग में सिंदूर भर देता है। थोड़ा सा सिंदूर निकिता के नाम पर गिर जाता है। अहम उसका सिंदूर साफ करने लगता है तो पंडित जी उसे रोक देता है और बोलते हैं, रहने दीजिए यजमान, ये बहुत शुभ होता है। जिसे सुनकर निकिता मुस्कुराने लगती है। अब ये मुस्कान किस वजह से थी ये तो बस निकिता ही जानती थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ये सब मजबूरी में कर रही है। सिंदूर लगाने के बाद पंडित जी उसे निकिता को मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं। अहम निकिता को डोट मंगलसूत्र पहना देता है। पंडित जी बोलते हैं, आपका विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। निकिता और अहम अपनी जगह से उठते हैं और ठाकुर सा के पैर छूते हैं। ठाकुर सा दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। तभी एक लड़का भागते हुए अंदर आता। नहीं मानता, मेरे साथ धोखा हुआ है। सब लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अहम खड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सीमा जी, अहम बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह कौन है जिसने अभी निकिता शादी की? सब लोग सवालिया नजरों से उस शख्स की तरफ देखने लगते हैं जो सेहरा बांधकर निकिता के पास खड़ा था। निकिता हंसते हुए, आप लोग खुद ही देख लीजिए, वो उसका सेहरा हटा देती है। सेहरे में आदित्य था, जिसे देखकर राघव जी, रेखा जी, निखिल, आशी, नील, रोहित, जिया और विधि तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर सा अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं। निकिता अहम पर हंसते हुए, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? तुम्हारी सोच जहां से खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है, इसीलिए अपने घटिया गेम हमारे साथ खेलना बंद करो। तुम्हें वह कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। उसकी बात सुनकर अहम का गुस्सा अब हद पार हो जाता है। वह गुस्से से उसके पास जाता है और उसका गला पकड़कर बोलता है, लगता है तुझे तेरी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, इसीलिए तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तेरी माँ को तेरी आंखों के सामने ही मार दूंगा। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आदित्य उसे निकिता का गला छुड़ाता है और उसके गालों पर दो चांटे मारकर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? रेखा जी, इसमें अभी क्या बोला? निकिता की माँ जानी हुकुम रानी आ, पर वह तो मर चुकी है ना। निकिता नहीं जिंदा है वो, और उसे इन माँ बेटे ने पिछले कई सालों से अपनी कैद में रखा है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ठाकुर सा अहम के पास जाते हैं और उसका कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या यह सच है अहम, ये घटिया हरकत आपने करी? आपने ऐसा क्यों किया? आज हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अहम उन्हें पीछे धक्का देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ यह सब हमारा ही किया हुआ है। मैं इतने सालों तक तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहा, तुम्हारा बिजनेस संभाला, इसीलिए ताकि यह सब एक दिन मुझे मिले। लेकिन नहीं, तेरी बेटी ने तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन से शादी कर ली। रेखा जी, इसका मतलब 20 साल पहले हुक्म
रानी सा ने सही कहा था, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारे माँ और मामा जी ने मिलकर किया और तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो। सीमा जी आगे आते हुए, हाँ सही कहा तुमने, मैंने हमेशा से ठाकुर सा से शादी करने का सपना देखा और हुकुम रानी सा बनने का भी। लेकिन उस जैस्मिन की वजह से इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और तब मैंने मन ही मन सबको बर्बाद करने की सोच ली थी। मैंने ही जैस्मिन पर हमला करवाया और उसे बचा लिया ताकि सबको मुझ पर भरोसा हो जाए। जैस्मिन का किसी के साथ अफेयर है और निकिता ठाकुर साहब की बेटी नहीं है। यह बात मैंने ही दादी सा नैना जी के दिमाग में भरी। वह सब हमारा ही प्लान था जिसमें हम कामयाब भी हो गए थे। मुझे लगा था कि जैस्मिन के जाने के बाद मैं ठाकुर साहब से शादी करूंगी और उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता चला कि सारी प्रॉपर्टी उन्होंने निकिता के नाम पर करी है। इसीलिए मैंने जैस्मिन और उसकी बेटी को ढूंढना शुरू किया। वह मुझे एक हॉस्पिटल में मिली। हमें पता था कि अपने मकसद की कामयाबी के लिए हमें जैस्मीन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उस हॉस्पिटल में ब्लास्ट करवाया और उससे पहले जैस्मिन को वहां से निकाल लिया। हम उसके जरिए निकिता को अपने काबू में करना चाहते थे ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिले, लेकिन आदित्य की मां निकिता को डोट लेकर वहां से चले गए और हमारा प्लान नाकामयाब हुआ। यह सब सुनकर ठाकुर सा हैरान हो जाते हैं और उन्हें आज खुद से ही नफरत हो रही थी कि उन्होंने अपनी जान से प्यारी बीवी की बात ना मानकर सीमा जी जैसे लोगों पर भरोसा किया। वह अपनी भारी आवाज में पूछते हैं, लेकिन मासा ने हमें ये क्यों नहीं बताता? भैरव सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए हमने उसे मार दिया। यह सुनकर के सब हैरान हो जाते हैं। ठाकुर साहब, हमने आपको दिल से अपनी फैमिली माना, आपके हर गलतियों को नजरअंदाज किया, आपकी सारी इच्छा पूरी करी, आपने हमारा घर तोड़ दिया। निकिता, देख लिया ठाकुर सा, आपने गैरों पर भरोसा करने का परिणाम। आज जो कुछ भी हो रहा है उस सबके जिम्मेदार सिर्फ आप है। उसकी बात सुनकर ठाकुर साहब को बहुत दुख हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भैरव हंसते हुए, हमने आपके साथ जो किया हमें उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अगर आप लोग अपनी प्यारी हुक्म रानी सा को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी जायदाद और सारा बिजनेस मेरे भांजे को देना पड़ेगा। आदित्य आगे आते हुए, आपको इतना यकीन क्यों है कि मेरी सासू माँ अभी भी आपकी कैड में होंगी? उसका कॉन्फिडेंस देखकर हमको कुछ गड़बड़ लगती है। को अपने आदमियों को तुरंत फोन करता है, लेकिन उनमें से किसी का फोन नहीं मिलता। आदित्य, क्या हुआ? आपके आदमी फोन नहीं उठा रहा है। तुमने क्या किया है? निकिता आगे आकर, तुम्हें क्या लगा खेल खेलना तुम्हें ही आता है? मैं बस अपनी माँ का पता लगाने के लिए तुमसे शादी का नाटक कर रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो तुम अपनी ओवर एक्साइटमेंट में कोई ना कोई गलती तो जरूर करोगे, और तुम लोगों ने यही किया। मेरे हाँ करते ही तुम माँ से मिलने के लिए गए ताकि उन्हें बता सको, और उसी वक्त हमने पता लगा लिया कि माँ कहाँ पर है। तभी एक लेडी बॉडीगार्ड जैस्मीन जी को लेकर आती है। उनकी हालत देखकर निकिता और ठाकुर सा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निकिता भागते हुए जाकर जैस्मिन जी से लिपट जाती है और रोने लगती है। जैस्मीन जी निकिता को पहचान जाते हैं और वह भी बुरी तरह से रोने लगती हैं और बार बार उसके माथे को चूमने लगती हैं। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह कभी अपनी बेटी से मिल पाएंगी। जैस्मीन जी, मेरी बेटी, मेरी निक्कू, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूबसूरत भी। निकिता, आई रियली मिस यू मॉम। आदित्य आगे आकर निकिता को संभालता है। जैस्मीन जी उसे भी पहचान जाती हैं और बोलती है,
तुम कितने बड़े हो गए हो और हैंडसम भी। थैंक यू मेरी बेटी का साथ देने के लिए। आदित्य झुककर उनके पैर छू लेता है। वो भी उसे आशीर्वाद दे देती है। राघव जी और रेखा जी भी उनसे आकर मिलते हैं। जैस्मिन जी की नज़र ठाकुर सा पर जाती है, जो अपनी नम आंखों से उन्हें देख रहे थे। अपने प्यार को इतने सालों के बाद अपनी आंखों के सामने देखने पर वह अपनी सारी नाराजगी भूल जाती हैं और बोलती हैं, केशव क्या आप हमसे नहीं मिलेंगे? ठाकुर सा भागते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें गले लगाकर रोने लगते हैं। ठाकुर सा हमें माफ कर दीजिए जैस्मीन, ये सब हमारी गलती है। हमारी वजह से आपको और हमारी बेटी को इतना सब झेलना पड़ा। जैस्मीन जी रोते हुए, आप वो सब भूल जाइए ठाकुर सा, हमें वो पुरानी और कड़वी यादें याद नहीं करनी। ठाकुर सा उनका माथा चूम लेते हैं। तभी अहम चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत हुआ तमाशा, अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम सबको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। वो और भैरव अपनी गन निकाल लेते हैं और निकिता और आदित्य पर फायर कर देते हैं। लेकिन गोली लगने से पहले ही आदित्य के बॉडीगार्ड उन सबको कवर कर लेते हैं। आदित्य, निकिता और नील जल्दी से एक्शन में आते हैं और अपनी गन से उनके पैरों पर फायर करते हैं, जिससे वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। आदित्य उनके पास जाता है और बोलता है, हमारी जान को नुकसान पहुंचाने की सोचकर ही तुमने अपनी कब्र खोद ली थी। हम तुम तीनों को वो जिंदगी देंगे जो मौत से बदतर बुरी होगी। नील उन तीनों को खींचते हुए ठाकुर मेंशन से बाहर ले जाता है। जिया और विधि निकिता को गले लगाकर बोलती हैं, फाइनली सब कुछ सही हो गया। पता है, पहले मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तू उस चिरकुट से शादी क्यों कर रही है, लेकिन अब जाकर हम सुकून मिला है। निकिता मुंह बनाते हुए, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, काश वो भी हमारे साथ होती। तभी इशिता और इशिकर भागते हुए उनके पास आते हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। आदित्य बोलता है, डोंट वरी, हमारे बच्चों ने कुछ भी मिस नहीं किया है। इशिता और इशिका, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। निकिता और आदित्य बच्चों को गले लगा लेते हैं। उनके पीछे ही राधिका और शुभी भी आकर उन दोनों को बधाई देते हैं। निकिता बच्चों को जैस्मीन जी से मिलाती है, बच्चे उनसे जल्द ही घुल मिल जाते हैं। निकिता आदित्य को गले लगाकर, आज हमारी हैप्पी फैमिली का सपना पूरा हो गया। आदित्य प्यार से उसका माथा चूम लेता है। 2 साल बाद आदित्य और नील हॉस्पिटल में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उनके पास ही सीट पर ठाकुर और हुकुम रानी सब बैठे हुए थे। हुकुम रानी सा, आप दोनों घबराना बंद करिए। आदित्य, कैसे न घबराए माँ सा, हमारी तो जान निकली जा रही है। ठाकुर सा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। निकिता ने ठाकुर सा को माफ कर दिया था। पूरी दुनिया आदित्य और निकिता के शादी के बारे में जान गई थी, और यह भी कि उनके 2 बेटियां हैं। निकिता ने खुद को द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी के ओनर दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है। हम सीमा और भैरव को आदित्य ने इतना टॉर्चर किया था कि वो सभी पागल हो गए थे और पागलखाने में अपने बचे दिन गुजार रहे थे। निकिता एक बार फिर प्रेग्नेंट थी और इस बार आदित्य ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। इशिता और ईशिका भी आदित्य को बहुत परेशान करती थी। नील और आशी ने शादी कर ली थी। आशी भी प्रेग्नेंट थी। इस वक्त आशी और निकिता दोनों हॉस्पिटल में थी, क्योंकि दोनों को लेबर पेन हो रहा था। कुछ ही देर में एक वार्ड से बच्चों की रोने की आवाज आती है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आती है और नील से बोलती है, बधाई हो सर, आपकी वाइफ ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है।
ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी दूसरे रूम से भी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। डॉक्टर बाहर आकर आदित्य से बोलती है, सर आपकी वाइफ ने बेटे को जन्म दिया है। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है। हुक्म सा सबको कॉल करके गुड न्यूज़ सुना देते हैं। करीबन 20 मिनट के बाद आदित्य अपने बेटे को गोद में लेकर निकिता के वार्ड में जाता है और बच्चे को उसके बगल में लिटाकर उसका माथा चूम लेता है और निकिता से बोलता है, थैंक यू मिसेज मेहरा, मुझे मेरी जिंदगी के 3 खूबसूरत तोहफा देने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी तुम चारों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और हमेशा तुम सबको को प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर निकिता मुस्कुरा देती है। तभी वार्ड में ईशिका भी आ जाते हैं और निकिता और आदित्य को गले लगाकर अपने भाई के साथ खेलने लगती है। वहीं नील भी आशी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। विधि और निखिल का भी एक बेटा था। जिया मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने एक बेटी को एडॉप्ट कर लिया था। अखिल की भी जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी। और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच रीडर्स, मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छी कहानियां आप सबके लिए लिखूं। कल से इस चैनल पर एक और नई कहानी स्टार्ट होने वाली है, तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सभी को डोट पसंद ज़रूर आएगी, तो याद से देखना दोस्तों।